हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके। सो आई गेस ऑलरेडी रियल नंबर्स सब कर चुके होंगे अभी तक। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेकेंड चैप्टर दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th। अब नाउ ये चैप्टर कुछ ऐसा है बच्चों जिसका बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगेन कुछ नहीं है इसकी, बहुत सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेज एक ऑप्शनल है, बहुत सिंपल है इसका, लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनॉमियल्स क्लास 9th ने मेरे हिसाब से बच्चों को हमेशा बहुत तंग करा है, बट वही बात अगर हम क्लास 10th के पॉलिनॉमियल्स की करें, ठीक है, तो उसका कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है, सॉल्विंग पार्ट कम है। और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर्स का, तो इसके ऊपर केस स्टडीज़ आ रही हैं, इस चैप्टर के ऊपर केस स्टडीज़ आ रही हैं। और केस स्टडीज़ को अगर आपने समझना है तो ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी से केस स्टडी तो उठेगी नहीं, ठीक है। तो उस केस स्टडी को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाके इसके कंसेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, ना कि इसके क्वेश्चंस करने का बस तरीका देखना है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि क्वेश्चन सॉल्व करना और उसे कंसेप्ट सीखना। तो हमने इसके अंदर कंसेप्ट पे काम करना है, कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स, और क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। पॉलिनॉमियल्स के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। तो बच्चों आपको याद होगा, आपने क्लास 8th के अंदर एक चैप्टर पढ़ रखा है जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब आप पढ़ते थे तो क्या होता था उसके अंदर, 8th में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोला जाता था कि ठीक है, कुछ भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक तो इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है? एक्सप्रेशन है। और उसके अंदर कुछ आप बात करते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स वाई जेड, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे, है ना। वेरिएबल्स के ऊपर कुछ पावर्स होंगी। तो उस टाइप की चीज़ों को जिसमें कुछ अंदर कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आप बोलते थे कि जो वेरिएबल्स के साथ में नंबर लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, वो कोफिशिएंट हो जाता है उसका। तो उस चीज़ों की, उस तरह की चीज़ों को आप क्या बोलते थे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो है वो आप बोल देते थे कि वो क्या है? पॉलिनॉमियल्स हैं। पॉलिनॉमियल्स के लिए क्लास 9th के अंदर आपने सबसे पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल ही ये था कि पॉलिनॉमियल को जज करना था कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नॉर्मल एक लिखा हुआ है और एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, उन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और पॉलिनॉमियल क्या है। तो उसके लिए याद करो, क्लास 9th में आप पढ़ते थे कि पॉलिनॉमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये देखना होता है कि जहाँ भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स की जो पावर आ रही है, वो क्या होनी चाहिए थी? वो होल नंबर होनी चाहिए, राइट। ये आपने क्लास 9th के अंदर सीखा था कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लिखूँ x² + 2x + 3, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। बट अगर हम पावर्स देखें तो यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसके आगे मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 मतलब एनीथिंग रेज़ टू 0 इज़ 1, तो 3 × 1 को 3 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो x की जो पावर्स आ रही हैं वो 2, 1 और 0 आ रही है, विच इज़ होल नंबर, ठीक है, विच इज़ होल नंबर। तो होल नंबर होना ज़रूरी है, तभी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनॉमियल्स कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक x² + 2√x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 2√x लिखा हुआ है तो दैट मीन्स यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है? हाफ है। x की जो पावर है वो कितनी है? हाफ है। तो अगर x के ऊपर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, ये तो रैशनल नंबर है, होल नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप सिर्फ क्या बोल देते हो कि ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो चलो फिर भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। पॉलिनॉमियल के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर। तो सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि पॉलिनॉमियल जो है वो क्या है। पॉलिनॉमियल में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हमेशा सबसे पहले मैथ्स का मैंने आपको बेसिक फंडा बताया है कि हमेशा पहले सिंप्लीफाई करो, पहले क्या करो? सिंप्लीफाई करो,
सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा क्या होता है कि मानो देखो, मैं अगर आपको एक्सप्रेशन लिख के दूँ, एक x इंटू एक्स प्लस 1/x, एक सिंपल लिख के देता हूँ x प्लस 1/x। तो अगर इसको आप देखो तो ये क्या है, x की पावर -1 लिख सकते हो, 1/x को क्या लिख सकते हो, x की पावर -1। तो x की पावर -1 है तो मतलब ये पावर क्या है, ये तो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो जितनी टर्म्स आती हैं उतनी टर्म में, हर टर्म में चेक करना है कि जो आपका वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव में, रैशनल नंबर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी आप बोल सकते हो कि वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो, बट यही अगर आप पहले, अब बच्चे क्या करते हैं, यही देखते हैं अच्छा 1/x है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन अगर आप पहले सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बनता है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका 1 मतलब x की पावर 0, मतलब ये तो आपका x की पावर 2 और 0 आ रही है, तो मतलब ये तो होल नंबर है, मतलब ये तो पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले मैथ्स का फर्स्ट बेसिक फंडा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के बाद देखो कि आपकी जो जितनी टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स के बेस पे जो जितनी टर्म्स आ रही हैं उन टर्म्स के अंदर जो पावर आ रही है वेरिएबल की वो होल नंबर है या नहीं है, तभी आप उस चीज़ को पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और एक टर्म और आती थी जिसको हम बोलते थे डिग्री, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म होती थी तो याद करो हम बात करते थे कि उसको हम बोलते थे वो क्या है, मोनोमियल है। 2 बात करते थे, 2 टर्म्स होती थी तो उसको हम बोलते थे बाइनोमियल है, और यही अगर 3 टर्म्स होती थी तो उसको हम क्या बोलते थे कि वो ट्राइनोमियल है ना। मोनोमियल मतलब सिंपली x लिखा हुआ है, सिंपली 2x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी क्या होंगी, मोनोमियल के एग्जाम्पल होंगे। यही अगर मैं आपको लिख दूँ कुछ x + 2 तो कितनी टर्म्स आ गई आपके पास, 2 टर्म्स आ गई। तो 2 टर्म्स आ गई तो आप इसको क्या बोलोगे, ये बाइनोमियल है। यही अगर आप ट्राइनोमियल की बात करो तो x² + x + 1 है ना, ये कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल बोलोगे। फिर इसके बाद हम एक बात करते थे, एक टर्म डिग्री। डिग्री क्या होती थी कि पूरे पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है, पूरे पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है आपके वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। उसको हम क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। तो डिग्री के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते थे एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक वगैरह भी आता है, बट हमें 3 तक मतलब है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर मतलब लीनियर है। लीनियर मतलब सिंपली मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिख दूँ x + 3 तो पावर जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की दिख रही है, क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यही अगर मैं लिख दूँ कुछ x² + 2 तो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर दिख रही है पूरे एक्सप्रेशन में वो क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ऐसे ही मैं एक लिख दूँ आपके पास x³ + 3x² + 2x + 1 तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो x की कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी टर्म्स हमने पढ़ी हैं जिसमें जो पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेस है और हमने इनकी बात लगातार बार बार करनी होती है। सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, बेसिकली पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके पास जितने भी टर्म्स आ रही हैं, हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर शुड बी अ होल नंबर, then on the basis of terms you classify polynomial as monomial, binomial और trinomial depending upon number of terms as 1, 2, 3 respectively। ऐसे ही डिग्री माने उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। जो भी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपके पास x की हाईएस्ट पावर दिख रही है उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। हमने इस चैप्टर में मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करनी है, ज़्यादातर हमने क्वाड्रेटिक की बात करनी है। तो वही मैं आपको तभी मैं बताता बार बार जब हम वर्ड यूज़ करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो व्हाट डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन, इट मीन्स दैट कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ये कुछ पहले बेसिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके पॉलिनोमियल्स के आगे सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का ये है। उसके बाद अगर अगले टर्म पे चलें तो आपके पास आता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अगले टर्म पे चलें तो आपके पास आता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये टर्म आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस बेसिकली बच्चों वो वैल्यूज़ होती थी वेरिएबल की कि जब हम उसको पॉलिनोमियल में डाल दें तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। हमें जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके मिल रही है वो कितनी मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक पॉलिनोमियल की, मान लो x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ठीक है, और इसके अंदर ये मेरा पॉलिनोमियल है जिसको मैं px से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, मेरा वेरिएबल क्या है इसके अंदर x है, तो मैं इसको px से डिनोट कर देता हूँ। और यही अगर मैं मान लो इसके अंदर p ऑफ -2 निकालूँ, याद करो 9th में ऐसे हम टर्म्स को डिनोट करते थे, p ऑफ -2 निकालूँ, p ऑफ -2 मतलब जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने क्या डाल देना है, आपने -2 डाल देना है। क्या डाल देना है, -2 डाल देना है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे x की जगह -2 का स्क्वायर, 7 × -2 + 10 क्या बनता है, -2 का स्क्वायर 4, 7 × -2 -14 + 10, 4 - 14 -10 -10 + 10 माने 0। तो अगर आपने x की जगह -2 डाला तो फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। फाइनल वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल की फाइनल वैल्यू 0 आ जाती है तो यू कैन से कि -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू कि जब आप उसको पॉलिनोमियल में डाल दो, वेरिएबल की जगह एक ऐसी वैल्यू आप डाल दो, ठीक है, जिससे फाइनल वैल्यू जो है वो क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो अगर फाइनल वैल्यू 0 मिल जाती है तो आप बोल सकते हो कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है। तो 0 इज़ बेसिकली अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, विच गिव्स द फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज 0, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है, हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं। छोटे छोटे नोट्स प्लीज़ बनाते हुए चलना कि 0 का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री बेसिस पे, टर्म्स बेसिस पे, छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। अब मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मान लो x + 3, एक पॉलिनोमियल है x + 3। अब ये पॉलिनोमियल जो है आपके पास x + 3 कैसा पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या दिख रही है, x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसके ज़ीरोज़ निकालने की कोशिश करूं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि x की वैल्यू जो है वो -3 डालते ही, x की वैल्यू -3 डालते ही आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो दैट मीन्स -3 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज़ीरो ऑफ px। क्या आप कोई और वैल्यू ढूंढ सकते हो जिस पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए? क्या आप x की कोई और वैल्यू ऐसी ढूंढ सकते हो जिस पे आपको इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए? तो आई गेस मेरे हिसाब से मैं तो नहीं ढूंढ सकता हूँ कि x की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि है -3, जिससे ये एक्सप्रेशन 0 होता है, नहीं तो और तो मुझे कोई वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पास, जो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है लीनियर का मतलब ये है कि अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसके एटमोस्ट कितने ज़ीरोज़ हैं आपके पास, एक ही 0 मिल रहा है, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ मिल रहे हैं उसके, एक ही 0 मिल रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी एक पॉलिनोमियल की x² + 7x + 10, ठीक है, x² + 7x + 10। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने एक बार, ये आपके पास मान लो px है, हमने यहाँ पे निकाला था p ऑफ -2, ठीक है, तो आपको 0 मिल गया था। ऐसे ही p ऑफ, अगर आप -5 भी देखो, ठीक है, तो -5 का स्क्वायर + 7 × -5 + 10, ये कैलकुलेट करें तो ये होता है 25, ठीक है। ये आपके पास कितना आता है, 25, ये आता है आपके पास -35 + 10, तो ये आपके पास बन गया 35 - 35, मतलब आपके पास कितना आ गया, 0। तो दैट मीन्स -5 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। और अब आप सोच रहे हो कि दो वैल्यूज़ आपने सोची कैसे, तो ये दो वैल्यूज़ याद करो। हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए 9th में सीधा क्या करते थे, उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते थे,
है ना, आपको क्या चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देते थे, आप x² + 7x + 10 को आप 0 के बराबर रख देते थे, और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज करके आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने 9th में सीखा था, अभी मैं वापस इसको रिवाइज कराऊंगा सेकंड एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते थे, जीरोस कैसे निकालते थे, कैसे निकालने हैं, वो एक बार हम और बात करेंगे उसके बारे में। बट यहाँ से 0 रखने के बाद आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी -2 और एक आएगी -5, और दोनों ही क्या हैं, उसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, कि दोनों ही क्या हैं, उसके ज़ीरोज़ हैं। तो क्या आप कोई और वैल्यू ढूंढ पाओगे, आप कोई और वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, आप कोई और वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, यही 2 वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपके पास डिग्री 2 थी तो आप कितने ज़ीरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ पा रहे हो, 2 ढूंढ पा रहे हो। कितने ज़ीरोज़ ढूंढ पा रहे हो, 2 ज़ीरोज़ ढूंढ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ज़ीरोज़ का मतलब अभी हमने देखा कि ज़ीरोज़ हैं क्या, ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ हैं x की जब हम पॉलिनॉमियल में डालें, ठीक है, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे दिखाया, आपके पास एक वैल्यू आई, 0 मिल गया, तो दिस इज़ द 0। यहाँ पे -2 और -5 पे 0 मिल रहा था, तो -2 और -5 दोनों ही क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, -2 और -5 इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब ज़ीरोज़ का तुम्हें मतलब समझ आया है, ठीक है, बट ये तो हमने 9th में भी सीखा हुआ था। 10th में हमें क्या सीखना है, हमें 10th में इसकी बात करनी है, 10th में हमें बात करनी है बच्चों इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, इसकी बात करनी है हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ की, ठीक है, कि ये जो ज़ीरोज़ हम निकाल रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका क्या है, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है ज़ीरोज़ का, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको मैं एक, हमने ग्राफ के बारे में हम बात करें, अगर हम ग्राफ्स के बारे में बात करें तो आपको याद होगा, आप जब ग्राफ सिस्टम पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब क्लास 9th में पढ़ के आ रखे हैं, तो ये जो y एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है, ओके। अब जब मैं किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, जब मैं किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो हम उसके जो इक्वल टू में कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ग्राफ पे काम करना है तो आपको हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको किसी चीज़ का ग्राफ बनाना है तो यू हैव टू डील विद 2 थिंग्स। अगर 2D में बात कर रहे हैं, हम 2D में खेल रहे हैं, अभी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में खेल रहे हैं, तो आपको एक x वैल्यू और एक y वैल्यू के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो ऐसी जगहों पे पॉलिनॉमियल का ग्राफ स्केच करने के लिए बहुत बच्चों को पूरा पॉलिनॉमियल सिखाया जाता है, मतलब निकल जाता है पूरा पॉलिनॉमियल, बच्चा कर लेता है, क्वेश्चन बना लेता है, उसको ग्राफ नहीं पता होता है ग्राफ बनाएं कैसे। बच्चे शेप के नाम याद कर लेंगे, अभी मैं भी करवाऊंगा शेप्स के नाम क्या होते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, क्या होता है, बट वो ग्राफ असली में स्केच कैसे हो रहा है वो पता ही नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो एक सिंपल एक्सप्रेशन है कि आपके पास मान लो जैसे आपके पास यही पॉलिनॉमियल था, ठीक है, आपके यही पॉलिनॉमियल जैसे x+3 था, अब इसका ग्राफ ट्रेस करना है। अब इसे ग्राफ ट्रेस करने में तो सिर्फ x आ रहा है और इक्वल टू में भी कुछ नहीं है, बट आपने तो सीखा था अगर ग्राफ बनाना है, लीनियर इक्वेशन आपने क्लास 9th में करा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा था, किसी का अगर पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको एक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाना होता है तो आप इसकी फाइनल वैल्यू को क्या लिख लेते हो, y। आप इसकी फाइनल वैल्यू क्या लिख लेते हो, y, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आप इसका ग्राफ ट्रेस करो तो याद करो आप क्या बनाते थे, एक डब्बा बनाते थे जिसके अंदर कुछ 3 वैल्यूज़ ढूंढते थे x और y की, आप कुछ 3 वैल्यूज़ ढूंढते थे x और y की, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 0 डाली तो 0 + 3 = y, तो y कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 डालूँ तो x की वैल्यू 1 डाली, 1 + 3 = y, तो y कितना आ गया, 4 आ गया। अगर यही x की वैल्यू में -1 डालूँ तो -1 + 3 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मान लो कुछ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मान लो ये 3 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गया। तो आप जब इसको बनाओगे तो ऐसे करके कुछ क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिखाना नहीं रहेगा सही, इसके लिए मैं हमेशा एक कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, एक टूल यूज़ करता हूँ, और बहुत ही अच्छा टूल है वो,
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेस्मॉस। एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका डेस्मॉस, और इसको हमेशा ग्राफ्स को सिखाने के लिए मैं टूल यूज़ करता हूँ बच्चों के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे क्या था हमारा x+3 है ना, x+3, तो मैंने ये x+3 जैसे ही यहाँ पे बनाया, आपके पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, आपके पास एक ग्राफ आ गया। तो अगर आप इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करो, अगर आप इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करो, तो देखो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट कितना है 0,3, यही हमने बात करी थी। x की वैल्यू 0 आ रही थी जब y की वैल्यू 3 थी, है ना। ऐसे ही हमने एक पॉइंट और बात करी थी, मान लो 4 वाली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट कितना है, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 4 पे जाएंगे एग्जैक्ट, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा था। कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, दिख रहा था। ऐसे ही अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो कितना आ रहा है, -3,0। ये ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है, -3,0। अब ये -3 क्या है, ठीक है, अब ये -3 क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, आपके पास एक्सप्रेशन था, आपके पास एक्सप्रेशन था x+3, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपने क्या करा, इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपने क्या करा था, आपने x की वो वैल्यू ढूंढी थी सच दैट कि इसकी y की फाइनल वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाए, 0 मिल जाए। और आपने इस फाइनल वैल्यू को क्या माना हुआ था, जब आप ग्राफ बना रहे थे तो आप फाइनल वैल्यू को क्या मान के चल रहे थे, y मान के चल रहे थे। जब भी किसी चीज़ का ग्राफ बनाना होता है तो फाइनल चीज़ को क्या मान रहे थे, आप y मान रहे थे, ठीक है। और जब आपने ज़ीरोज़ निकालना है तो y की वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट की बात करो, तो इस वाले पॉइंट में अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब ये जो x की वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू है कि जिसको आप पॉलिनोमियल में डालो तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो वैसे भी हमने सीखा था, जब यहाँ से ज़ीरोज़ निकाले थे हमने, तो x की वैल्यू क्या आ रही थी, -3। तो 0 कितना आ रहा था, -3 आ रहा था। और यहाँ पे देखो -3 यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ये लाइन किसको कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है। किसको कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ग्राफ्स के थ्रू बहुत डीप में जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ का आपको लॉजिक दे रहा हूँ। आपको पता है जहाँ पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, वहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे आ रहा होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। कोई भी पॉइंट, जो हम 9th में भी पढ़ते थे, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, ऊपर नीचे तो आप गए नहीं। आप कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे देख लो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब उस ग्राफ की, मतलब जो भी वो आपने कर्व बनाया है, जो भी आपने ग्राफ ट्रेस करा है, ठीक है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू को आप y मान के चलते हो, और वो क्या आ गया, 0 आ गया। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मतलब उस टाइम पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या मिल जाएगा आपका, क्या 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको आप पॉलिनोमियल में डाल दो तो फाइनल वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, उसका 0 होगा। लिख लो इस लाइन को, हिंदी में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, बंगाली में लिख लो, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें लिख लो, ठीक है। ये आपके लिए ही नोट्स हैं, किसी को आपने देने नहीं है। तो जो आपको भाषा समझ आती है, जो आपका मन करता है, जिससे आपको याद रहे, छोटा सा स्टार मार के लिखते रहो साथ साथ, कि जहाँ पे आपको ग्राफ x एक्सिस पे कट करता हुआ दिख जाए, ठीक है, वो जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो वो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, वो उस ग्राफ का, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। लीनियर, जब भी आपके एक डिग्री 1 होगी, लीनियर ग्राफ बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा,
ठीक है, क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन, खुद सोचो, क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये चलती रहेगी चलती रहेगी, क्या ये वापस एक्स एक्सिस को कहीं पे काट पाएगी? जब ये स्ट्रेट ही चलती जाएगी तो क्या ये वापस एक्स एक्सिस को काटती जाएगी? नहीं काटेगी। तो दैट मीन्स जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? एक ही जीरो हो सकता है। तो डिग्री अगर 1 है तो उसके जीरोस कितने हैं? 1 है। कितने जीरो ढूंढ पा रहे हो? एक ही जीरो ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, एक ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, तो प्लीज़ इसको पहले थोड़ा सा नोट डाउन करो, इस चीज़ को समझो, आप बार बार पॉज करके वापस रिवाइंड करके इसको बार बार देखो और छोटे छोटे नोट्स बनाओ। आई एम अगेन टेलिंग यू, केस स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी सॉल्विंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। पहले कंसेप्ट करने ज़रूरी हैं। जो बड़ा क्वेश्चन आना है 2-4 नंबर का वो तो कर ही लेंगे हम लोग, एनसीईआरटी दुनिया करके जाती है। ठीक है, पहले कंसेप्ट्स को समझो, ग्राफ को फील करो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब क्या है, क्यों आप पहली एक्सरसाइज में जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं लाइन, ठीक है, उसका मतलब क्या है, क्यों है वो कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक आपको देता हूँ जो हमारा मेन है आपका, वो क्या है, पॉलिनोमियल। कौन सा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी क्वाड्रेटिक वाला। तो क्वाड्रेटिक वाले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक वाले की बात करूं तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को यहाँ पे एक बात करते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर हमने क्या लिखा था, प्लस 7x प्लस 10, राइट। ये देखो, ये बन गया इसका ग्राफ, ये बन गया इसका ग्राफ। और अगर आप इसको वापस ढंग से देखो, ठीक है, वापस ढंग से देखो अगर इसको, तो आपके जो ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? आया मज़ा? अंदर से मज़ा आया? खुशी हुई? कुछ समझ आया क्या मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ? फिर से जो अभी इतना सिखाया है वो सेम चीज़ बन रही है, बन रही है सेम चीज़। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? -5 और -2 पे। कहाँ काट रहा है? -5 और -2 पे। और याद करो, जो हमने ये पॉलिनोमियल बनाया था, ये जो हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था ना, -2 और -5 पे क्या था? जीरो आ रहे थे। -2 और -5 पे क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। तो -2 और -5 पे अगर जीरो आ रहा था तो मतलब जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वही तो वैल्यूज़ दिखा रहा है। क्यों वैल्यूज़ हैं? ये जीरोस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जीरो है। y कोऑर्डिनेट मतलब फाइनल वैल्यू जीरो है। फाइनल वैल्यू जीरो कहाँ मिल रही है? -2 और -5 पे। तो मतलब ये क्या है? इसके जीरोस हैं। क्या है? इसके जीरोस हैं। तो दैट मीन्स अगर आप छोटा सा एक रिजल्ट बना सको, ठीक है, तो एक छोटा सा रिजल्ट बना सको कि ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसके ज़ीरोज़ होते हैं। उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स की वैल्यूज़ क्या है? उसके ज़ीरोज़ हैं। वो वैल्यूज़ क्या हैं? उसके ज़ीरोज़ हैं। तो दैट मीन्स जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ लीनियर में देखा हमने, एक बार काट रहा था तो एक ज़ीरो, क्वाड्रेटिक में 2 बार काट रहा है तो 2 ज़ीरोस। तो नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ये भी तो रिजल्ट लिख सकते हैं, कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल ज़ीरोस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल ज़ीरोस। ठीक है, अब नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज, यहाँ से पहले तो ये लाइन प्लीज़ ये लाइन नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर है। नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज, उतने उसके रियल ज़ीरोज होंगे। अब मैं इसके रियल ज़ीरोज क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक वर्ड याद कर रहा हूँ, वर्ड लिख रहा हूँ, रियल ज़ीरोज। ठीक है, तो रियल ज़ीरोज का मतलब सीखेंगे, उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक रिज़ल्ट और है कि जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, उसके एटमोस्ट उतने ही फैक्टर आ सकते हैं। ठीक है, उतने ही फैक्टर आएंगे, मतलब उतनी ही वैल्यूज़ एक्स पे कट हो सकती हैं, एक्स एक्सिस पे। तो मतलब वही उसके नंबर ऑफ एटमोस्ट ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उसके नंबर ऑफ एटमोस्ट ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही उसके एटमोस्ट क्या आ सकते हैं? ज़ीरोज़ आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ
एटमोस्ट ज़ीरो उतने आ सकते हैं जितनी डिग्री है। यहाँ लिख रहा हूँ रियल ज़ीरोस, तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये, अगर कंसेप्ट सीख रहे हो तो। जिसको कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, ये 2 लाइनें याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी देता हूँ, बट कंसेप्ट नहीं बनेंगे। कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिखाता हूँ, पहले प्लीज़ पॉज करके इस चीज़ को नोट डाउन करो, ठीक है? इस चीज़ को पॉज करके नोट डाउन करो। अब अगर मैं आपको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाऊं, अगर मैं एक और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाऊं, इसको हटा देते हैं, सिंपल सा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये देखो डिग्री क्या है, डिग्री तो अभी भी 2 है, एक्स की हाईएस्ट पार क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। तो डिग्री अगर 2 है तो इसे कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए थे, 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए थे, ठीक है? बहुत ही प्यारा डीप में जाके कोर कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बनाया है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक होने की वजह से डिग्री 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए थे, ठीक है? इसके 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए थे। बट हमने एक कंसेप्ट और सीखा हुआ है बच्चों, कि ज़ीरोज़ कैसे पता चलते हैं, उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, वो कैसे पता चलते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे पता चलते हैं? जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, ये तो अभी हमने सीखा था, ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। तो क्या ये ग्राफ जो बन रहा है, क्या आपको एक्स एक्सिस को काटता हुआ दिख रहा है? क्या आपको ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता हुआ दिख रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस तो ये जा रहा है। क्या एक्स एक्सिस तो काटता हुआ दिख रहा है? नहीं काट रहा है। तो ज़ीरोज़ कहाँ गए? तो इसके हिसाब से इसके ज़ीरोज़ तो हैं ही नहीं, इसके तो ज़ीरोज़ हैं। बट क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए थे। तभी मैंने आपसे बात करी थी कि एटमोस्ट उतने ज़ीरोज़ होने चाहिए, एटमोस्ट उतने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। बट आपको सारे इस वाली थ्योरम से कि जितनी बार वो एक्सिस को कट करेगा उससे आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो श्योर नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि ये बेटा जो हम ग्राफ पेपर पे काम करते हैं ना, ये हमारा ग्राफ है रियल प्लेन। हमें रियल में ग्राफ पेपर हमारे सामने है, हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हैं, रियल प्लेन है। बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, रियल नंबर की पहली क्लास याद करो, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और मैंने वहाँ पे बोला था इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हो। तो मतलब इसके ज़ीरोज़ 2 जो होंगे वो हो सकता है कोई 2 ज़ीरोज़ होंगे इसके, बट वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है जो हमें ग्राफ पे नहीं दिख रहे, ठीक है? इसके कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं है, इसके कोई भी रियल ज़ीरोज़ नहीं है, समझे? कोई भी इसके रियल ज़ीरोज़ नहीं है। बट ये बात नहीं, ज़ीरोज़ नहीं होंगे। क्या ज़ीरोज़ होंगे? इमेजिनरी ज़ीरोज़ होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी, जो हमें रियल प्लेन, रियल ग्राफ पेपर पे नहीं दिख रहे। और अब वैसे भी सोच के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, अगर आप इसको इक्वल टू 0 रख दो, ज़ीरोज़ निकालने के लिए, ज़ीरोज़ कैसे निकालते थे? इक्वल टू 0 रख के, और फिर एक्स की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते थे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्या आपने ऐसा कुछ सीखा है कि किसी नंबर का स्क्वायर -1 आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? आपने कुछ ऐसा सीखा है? नहीं। तो आप एक्स की कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो आप तो मतलब आपको ज़ीरोज़ नहीं मिल रहे। ग्राफ पेपर भी क्या दिखा रहा है? ज़ीरोज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे बात करती है, हम बात करते हैं रियल ज़ीरोज़ की, हम बात करते हैं रियल ज़ीरोज़ की, ठीक है? रियल ज़ीरोज़ की बात करते हैं। ग्राफ हमें रियल ज़ीरोज़ के बारे में बताता है। तो द नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़, ठीक है? नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़। और जो उसकी डिग्री है वो उतने एटमोस्ट ज़ीरोज़ हो सकते हैं। हो सकता है हमें 2 डिग्री थी, 2 ज़ीरो मिल जाएं, हो सकता है हमें 1 रियल ज़ीरो मिले, हो सकता है हमें 1 भी रियल ज़ीरो ना मिले। तो एटमोस्ट उतने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, बट रियल सारे होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा होगा वैसे पता चलेगा। तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उसके उतने नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ होंगे।
इस वीडियो को बार बार चलाओ, बार बार चलाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें प्लीज़ जो बोल रहा हूँ इसको नोट्स बनाओ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट अपनी हिंदी में अपनी भाषा में लिखो, ताकि पेपर में वो जब आएंगे एनालाइज करने को आएंगे, केस स्टडी दिमाग पे सोचने का पेपर पैटर्न बदल गया है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ चेंजिंग। वो रट्टे वाले क्वेश्चन से काम, रट्टों से पेपर नहीं बनेगा, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई। द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रियल जीरोस। और उसके मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, रियल नहीं होता तो उसका मतलब क्या है। ग्राफ नहीं काट रहा बट क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस होने चाहिए थे बट 2 जीरोस, ग्राफ तो एक भी जीरो नहीं बता रहा, तो जीरोस कहाँ गए, वो जीरोस इमेजिनरी में गए, रियल नहीं है उसके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, प्लीज इसको नोट डाउन करो। अब छोटा सा थोड़ा सा एक समरी बना लेते हैं जल्दी से, पहले एक जल्दी से समरी बना लेते हैं कि जो आपको सीबीएसई के लिए, अभी आपको मैं इसी पे लिख रहा हूँ, आपको सीबीएसई के लिए क्या क्या काम आएगा, आपको क्या क्या पॉइंटर्स पता होने चाहिए, ग्राफ से रिलेटेड आपको अभी तक के पॉइंटर्स क्या क्या पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसको पता होने के लिए सबसे पहले आपको याद करना है कि बच्चों जब ग्राफ ट्रेसिंग करते हो, तो जब ग्राफ ट्रेसिंग करते हो तब क्या करते हो, आप एक्सप्रेशन को इक्वल टू वाई रख लो, आप एक्सप्रेशन को इक्वल टू वाई रख लो, उसके कुछ सॉल्यूशंस बनाओ और ग्राफ पे प्लॉट कर दो, और ग्राफ पे प्लॉट करके उनको ज्वाइन कर लो, आपका उस पॉलिनॉमियल का ग्राफ बन जाएगा। जहाँ पे वो कर्व जो आपके पास ग्राफ आया, जहाँ पे वो कर्व आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो वैल्यूज़ जो होंगी, वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, उस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होंगे, वो क्या होंगे, उसके पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होंगे। फिर उसके बाद ज़ीरोज़ होंगे। क्यों ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो दैट मीन्स अगर फाइनल वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पक्का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आपको याद करना है, नंबर ऑफ रियल ज़ीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, द नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रियल ज़ीरोस। तो जो रियल नहीं होंगे वो भी कुछ होंगे क्या, तो कितने होंगे वो, उसके लिए आप सिंपल सी ये बात कर सकते हो कि जो भी पॉलिनॉमियल की डिग्री है उसके एटमोस्ट उतने रियल ज़ीरोस, एटमोस्ट अगर डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n ज़ीरोस होंगे। अगर एक डिग्री है n तो उसके एटमोस्ट उतने ज़ीरोस होंगे, बट सारे रियल होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। रियल कितने होंगे, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, और ज़ीरो होंगे क्या, वही वैल्यू जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरोस ही होंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम थोड़े से ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं एक सिंपल सा एक पॉलिनॉमियल बनाता हूँ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये एक दिख रहा है, या जो हम बात कर रहे थे पुरानी वाली उसी की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हम बात कर रहे थे। तो ये जो बच्चों आ रहा है, ये जो आपका पॉलिनॉमियल आ रहा है इस टाइप का, ठीक है, ये जो आपका पॉलिनॉमियल आ रहा है इस शेप का आ रहा है, ठीक है। इस शेप के क्वाड्रेटिक लीनियर में आपको पता है ग्राफ जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। जब लीनियर पॉलिनॉमियल था तो उसका ग्राफ क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। बट जब आपका ग्राफ पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का
जो ग्राफ है वो एक यू शेप्ड चीज़ आती है, वो एक यू शेप्ड चीज़ आती है, ठीक है। उस यू शेप्ड चीज़ का हम नाम बोलते हैं पैराबोला। उस यू शेप्ड ग्राफ की शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो दिस शेप इज़ नोन एज पैराबोला। दिस शेप इज़ नोन एज पैराबोला, अ यू शेप्ड ग्राफ। तो सबसे पहली बात जो आपको 10th के लिए चाहिए, मैं ग्राफ के ऊपर बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राफ्स की ट्रेसिंग के बारे में खेलना सिखाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि ग्राफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका ग्राफ की शेप जो आएगी, जो स्क्वायर वाला ग्राफ होगा, स्क्वायर पॉलिनॉमियल होगा, उसका जो ग्राफ की शेप आएगी वो हमेशा एक यू शेप आएगी, जिसको नाम हम क्या देते हैं? पैराबोला। जिसको हम क्या नाम देते हैं? पैराबोला, ठीक है। उस पैराबोला के बारे में आपने क्या क्या सीखना है? एक तो वही जहाँ पे वो एक्स एक्सिस जो कट कर रहा है वो उस पॉलिनॉमियल के क्या हो गए? ज़ीरोज़ हो गए। क्या हो गए? ज़ीरोज़ हो गए। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है, ठीक है। पहले ये प्लीज़ नोट डाउन कर लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ यू शेप बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। क्या समझ आ रहा है? मैंने माइनस लगाया, ग्राफ कुछ थोड़ा सा चेंज होता दिख रहा है। क्या हो रहा है ये देखो। क्या हो रहा है? अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ अगर नेगेटिव का साइन है तो पैराबोला कहाँ खुल रहा है? नीचे की तरफ खुल रहा है। और यही अगर पैराबोला में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो जो ग्राफ है वो कहाँ खुल रहा है? ऊपर की तरफ खुल रहा है। क्या खुल रहा है? ऊपर की तरफ खुल रहा है। सो दैट मीन्स मैं आपको यहाँ से क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं उतना ही सिखा रहा हूँ अभी जो CBSE के लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर एक जनरल पॉलिनॉमियल देखें, एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखें, तो वो किस शेप का होता है, किस टाइप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होगा, एक एक्स वाली टर्म होगी, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। और यही अगर उसका साइन नेगेटिव है a का, अगर साथ में माइनस एक्स स्क्वायर टर्म माइनस में है, सो इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। और ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता भी चुका हूँ। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। पैराबोला इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं इसमें अभी आपको 100 चीज़ें और बता सकता हूँ। इसमें ये सिमेट्रिक होता है, बीच में से लाइन बना दोगे तो ये सिमेट्रिक है, ओवर मतलब फोल्ड करोगे तो जितना इधर खुल रहा है उतना ही उधर खुलेगा। ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स निकालना होगा, ये पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसकी लाइन जो आएगी बीच में, इस लाइन की सिमेट्रिक की उसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर आप बाकी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? पैराबोला की शिफ्टिंग सिखाई जाती है। अगर आपने ये चीज़ पहले नोट डाउन कर ली, अभी आपको CBSE के लिए NCERT अगर आप बहुत अच्छे से रीड मारने की कोशिश करोगे तो आपको जितना मैंने सिखाया है इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। अगर आप NCERT रीड करोगे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। अगर इससे ज़्यादा दिखे तो चैनल छोड़ देना, इतना ही दिखे तो चैनल को शेयर करना प्लीज़, ठीक है। तो अभी के लिए मैं और भी चीज़ें इसमें सिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी हम CBSE कन्फाइंड रहेंगे। मैं अलग से इसके अंदर एक आपको वीडियो बना के दूंगा ग्राफ की, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे ग्राफ के ऊपर, जिसमें और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आप ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे करते हो, ठीक है, आप ग्राफ की शिफ्टिंग कैसे कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो +10 की जगह +100 कर दूँ, ग्राफ कहाँ भाग गया? 100 छोटा बड़ा नंबर हो जाएगा, रुको 12 कर दूँ, ठीक है। देखो पहले ग्राफ कहाँ था?
पहले ग्राफ कहाँ था, पहले 10 था, ठीक है, ये था ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देखो ये था, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे +15 कर देता हूँ, ग्राफ ऊपर चला गया, है ना, +20 कर देता हूँ तो ग्राफ और ऊपर चला गया, ठीक है, +30 कर देता हूँ तो ग्राफ और ऊपर चला गया। यही अगर मैं नेगेटिव में कर देता हूँ, अगर मैं यही नेगेटिव में कर देता हूँ 7x माइनस, तो ग्राफ उतना नीचे चला जाएगा। अगर ऐसे ही मैं, ये सिंपल आपका x² का ग्राफ है अगर, ठीक है, तो मैं अगर x² + 1 करूँ, जनरल फॉर्म दिखाऊँ x² + 1, तो देखो x² + 10 कर देता हूँ तो देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है। यही अगर मैं x² - 10 करूँ तो ग्राफ देखो नीचे जा रहा है। अगर मैं यही x के साथ +10 कराऊँ अंदर और फिर होल स्क्वायर लगाऊँ, और फिर अगर होल स्क्वायर लगाऊँ x + 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 मिनट, x + 10 का x + 10 का होल स्क्वायर, तो ये देखो जो ग्रीन वाला है वो इधर आ गया। यही मैं अगर इसको माइनस में करूं, यही अगर मैं इसको माइनस में करूं तो ग्राफ उधर चला गया। तो लेफ़्ट शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग, नंबर्स को बढ़ाते जाओगे। साथ में यहाँ पे देखोगे रेड वाले ग्राफ को देखना, अगर मैं इसके साथ कोई बड़ा नंबर डाल दूँ तो ग्राफ देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर ये मैं छोटे में नंबर डाल देता तो क्या होता है। तो इन सब ग्राफ की शिफ्टिंग के बारे में, और ग्राफ पैराबोला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जो भी ये वर्टेक्स होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, जहाँ से वो घूमता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, तो वो सब चीज़ें हम अलग पढ़ेंगे। अभी CBSE के लिए जितना मैंने आपको बताया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। NCERT ने क्वेश्चन तो इन चीज़ों पे भी नहीं पूछा है, बट बोर्ड में केस स्टडीज़ में क्वेश्चन बन रहे हैं इसके ऊपर। NCERT हम देखते हैं क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें इस तरीके से अच्छा लगा हो, ठीक है। हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ्स का सीख लिया है। अगर हम NCERT की एक्सरसाइज देखें तो NCERT के अंदर द नंबर, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, और इसके लिए मैंने एक टिप लिखा है बहुत सिंपल सा, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द x एक्सिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रियल जीरोज। ये हमने पढ़ा ये चीज़, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, क्या है, द ग्राफ ऑफ px इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये ग्राफ क्या बता सकते हैं, सिर्फ रियल जीरोज बता सकते हैं। और मैंने आपको बताया था रियल जीरोज बताने के लिए द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे। मजाक से एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने उसके जीरोज होंगे। ये ग्राफ जा रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0। ये ग्राफ एक्स कितने बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, कितने हैं इसके, 1। ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, कितने हैं, 3, ठीक है। ये 1 2 कितने हैं, 2, 1 2 3 4 कितने हैं, 4, 1 2 3 कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार। कट करे, टच करे, इंटरसेक्ट करे, बात एक ही है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, the number of times graph cuts the graph cuts the x axis is equal to number of real zeros, and that's it। पहली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म विद कोर कंसेप्ट्स क्लियर्ड। इसको देखोगे बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। सो टेक केयर, प्लीज़ इसको अच्छे से करो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।